नमस्कार। आज के वीडियो में एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध यह पेपर पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम गुट निरपेक्षता की अवधारणा के बारे में जानेंगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ, इसको प्रोत्साहन देने वाले कारक, इसकी उपलब्धियां, विफलताएं अथवा आलोचना और शीत युद्ध के पश्चात इसकी प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात विश्व जो था वो दो विरोधी गुटों में बढ़ चुका था। एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका। और ऐसे में ये जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राष्ट्र जो स्वतंत्र हो रहे थे, तो अमेरिकी गुट जो था वो ये चाहता था कि ये सारे के सारे राष्ट्र उसके गुट में शामिल हो जाएं। लेकिन ये नव स्वतंत्र राष्ट्र जो थे वो न तो सोवियत साम्यवाद के अधीन होना चाहते थे और न ही अपने आप को पश्चिमी गुट से जोड़ना चाहते थे। अगर हम कहें कि ये अपने आप को वाद से मुक्त रखना चाहते थे तो यह बिल्कुल सही था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता की जो नीति थी वह शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति थी। यानी शीत युद्ध के वातावरण में अपने आप को अलग रखने की नीति जो थी वो गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। इसके अलावा यह जो नीति थी, इसका अर्थ यह नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नीति है, बल्कि स्वतंत्र जो राष्ट्र थे उनके आपसी संबंध जो हैं वो मैत्रीपूर्ण रहें, इस बात को ये राष्ट्र चाहते थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी न्यायपूर्ण तरीके से सक्रिय भाग लेने की नीति को गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। तो अगर संक्षेप में हम देखें तो गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब था कि दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति, किसी भी एक गुट में शामिल नहीं होना, बल्कि अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना, अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसका अवलंबन करते हुए अपने देश के विकास की ओर ध्यान रखना, ये है गुट निरपेक्षता की नीति कही जा सकती है। गुट निरपेक्षता की जो नीति रही उसे प्रोत्साहन देने वाले जो कारक रहे उनमें पहला आता है शीत युद्ध। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात विश्व जो था वो शीत युद्ध की विभीषिका में उलझा हुआ था। दो महान शक्तियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। दोनों राष्ट्रों के मध्य भले ही सशस्त्र संघर्ष नहीं चल रहा था, लेकिन दोनों ही कागज के गोलों और अखबारों से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, राजनीतिक दुष्प्रचार कर रहे थे। और ऐसे में जो ये नवोदित राष्ट्र थे वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, और यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को किसी भी शीत युद्ध के उस वातावरण में अपने आप को किसी भी गुट में शामिल नहीं करते हुए स्वतंत्र गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया। दूसरा आता है सैनिक गुटों से पृथक रहने की नीति। शीत युद्ध के दौरान जब साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट जिनके बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा, और इसी संघर्ष के दौर में पश्चिमी गुट के द्वारा नाटो सैन्य संगठन बनाया गया और पूर्वी गुट यानी साम्यवादी गुट के द्वारा वार्सा पैक्ट बनाया गया। लेकिन जो ये नवोदित राष्ट्र थे इन्होंने दोनों में से किसी भी एक सैनिक गुट में शामिल नहीं होना स्वीकार किया, क्योंकि किसी भी एक सैनिक गुट में शामिल होने का मतलब था कि अन्य गुट का विरोध लेना। तो ऐसे में इन्होंने सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रहने की नीति का अवलंबन किया। तीसरा कारक था आर्थिक कारक। इस रूप में कहा जा सकता है कि ये जो नवोदित राष्ट्र थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। मूल जो रोटी कपड़ा और मकान, वो स्थिति भी इनकी इतनी गंभीर थी कि अगर ये किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो इन्हें दूसरे गुट से मदद नहीं मिल पाती। और जिस स्थिति में ये स्वतंत्र हुए थे वहाँ यह ज़रूरी था कि यह किसी भी गुट में शामिल नहीं हो, बल्कि इन्हें दोनों ही गुटों के द्वारा आर्थिक मदद मिले ताकि ये मजबूत हो सकें। चौथा जो कारक रहा वो था स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की
इच्छा। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के जो अध्यक्ष थे उनके मन में यह बात थी कि अगर वो किसी एक गुट में शामिल होते हैं तो उन्हें उस विचारधारा के आधार पर चलना होगा, और ये राष्ट्र ऐसा नहीं चाहते थे बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना चाहते थे। उसी के आधार पर अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते थे। इसलिए भी गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहन मिला। गुटनिरपेक्षता की नीति के कारकों के पश्चात हम देखेंगे कि यह जो आंदोलन था, जो कि 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन के समय प्रारंभ हुआ, और उस समय इसकी सदस्य संख्या लगभग 25 के करीबन थी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 100 की संख्या को पार कर गई। तो ये अपने आप में इस आंदोलन की सफलता थी कि ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो एक एक करके इस आंदोलन से जुड़ते गए और उन्हें इस आंदोलन की नीतियों में विश्वास होता गया। तो इस आंदोलन की जो उपलब्धियां थी वो निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो पहली उपलब्धि थी दोनों गुटों द्वारा मान्यता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब शुरू हुआ था तो दोनों में से किसी भी गुट ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसको संशय की दृष्टि से देखा। दोनों गुटों को लगता था कि यह ढकोसला है और इस प्रकार की नीति जो है वो अधिक समय तक नहीं चलेगी। लेकिन धीरे धीरे साम्यवादी विचारधारा में परिवर्तन आया और 1953 के पश्चात साम्यवादी गुट को ये लगने लगा कि उनकी विचारधारा और गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र हैं इनकी विचारधारा में साम्यता है, तो उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को मान्यता दे दी। आगे चलकर 70 के दशक में जो पश्चिमी गुट था उसने भी यह अनुभव किया कि ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो हैं वो उनके विरोधी नहीं हैं, तो उन्होंने भी इन गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था उसको मान्यता प्रदान कर दिया। नेक्स्ट उपलब्धि थी विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना। बहुत सारे ऐसे अवसर आए विश्व राजनीति में जब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के सामने हुई। उन अवसरों पर विवेकपूर्ण नीति का पालन करते हुए इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दोनों के संघर्षों को टालने में मदद की। तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। नेक्स्ट उपलब्धि थी शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। शीत युद्ध जो था वो कई बार, वैसे तो ये वाक युद्ध था, एक दूसरे के विरोध में प्रचार प्रसार करना था, लेकिन कई बार यह शस्त्र युद्ध में भी लगता था अब तब्दील हो जाएगा। लेकिन उस समय मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करते हुए, शांतिवादी नीति का अनुसरण करते हुए इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के द्वारा शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोका गया। नेक्स्ट है दितांत की स्थिति में लाना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो शस्त्र युद्ध को दितांत की स्थिति में लाना था। शीत युद्ध में तनाव जो दोनों राष्ट्रों के मध्य था उसमें शिथिलता लाने का प्रयास जो है वो इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास। इन नवोदित राष्ट्रों ने इस बात को समझ लिया था कि शस्त्रों से कुछ भी नहीं होना, केवल और केवल विनाश ही हो सकता है। और ये राष्ट्र जो थे वो उस स्थिति में नहीं थे कि शस्त्र की विभीषिका को और अधिक झेल सकें, और यही कारण था कि इन्होंने विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली जो नीतियां थीं उनका समर्थन किया। और इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव रखे गए और 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में सफलता प्राप्त हुई। तो इस प्रकार यह आंदोलन जो था वो शांति का मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखता है। अगली जो उपलब्धि थी वो थी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा समय समय पर जो शिखर सम्मेलनों का आयोजन हुआ, उन शिखर सम्मेलनों में इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात रखी, वो थी आर्थिक विकास की बात रखी, सहायता की बात रखी, सुधरे हुए व्यापार संबंधों की बात रखी। इनका मुख्य जो ध्येय था वो यही था कि विकसित और औद्योगिक राष्ट्र जो हैं वो आर्थिक विकास में पहल करें और इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को भी जोड़ें। जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें केवल विकसित राष्ट्रों का दबदबा था, अब उस दबदबे को कम करके विकासशील राष्ट्रों को भी उसमें जोड़ने का प्रयास जो है वो इस मंच के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग। न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन्होंने सहयोग की अपील की आर्थिक, बल्कि आपसी जो विकासशील राष्ट्र थे इन्होंने एक दूसरे को भी आर्थिक सहयोग देने का वादा किया। इन लोगों का ये जो राष्ट्र थे ये सब एक ही स्थिति से गुजर रहे थे और ऐसे में इन्होंने एक घोषणा पत्र स्वीकार किया जब कोलंबो शिखर सम्मेलन हुआ, और उसका मुख्य आधार यही था कि जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं इनके बीच में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग स्थापित हो और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को परिवर्तित करना। ये जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जब स्वतंत्र हुए तो प्रारंभ में इन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन स्वतंत्र होते ही इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रभावी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। न सिर्फ उसकी सदस्यता ली, बल्कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप में परिवर्तन करने का भी संकल्प लिया और इनका मानना था कि इस संगठन में कुछ भाग जो है वो छोटे राष्ट्रों को भी मिलना चाहिए, इनके प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाया जाना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो भूमिका थी उसके महत्व को भी बढ़ाया, क्योंकि इसमें सभी सदस्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होता है। सुरक्षा परिषद की भूमिका के महत्व को कम किया, क्योंकि वहाँ पर कुछ राष्ट्रों का ही दबदबा होता है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप में परिवर्तन करने में भी यह सफल रहा। ये तो थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलताएं। जब हम विफलताओं की बात करते हैं, कमियों की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहली विफलता जो थी वो अवसरवादी नीति। जो आलोचक थे पश्चिमी, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अवसरवादी नीति कहकर संबोधित किया। उनका मानना था कि गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र हैं उनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये कभी साम्यवादी उसमें झुक जाते हैं और कभी पश्चिमी गुटों की तरफ झुक जाते हैं। जहाँ से इनको मदद ज़्यादा मिलती है उसी तरफ इनका पलड़ा झुक जाता है। तो इस प्रकार से यह नीति जो है वो काम निकालने की नीति कही जा सकती है। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वो ये माना जाता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही ये कहा गया कि तात्कालिक समय में दोनों गुटों से अलग रहने की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो यह अव्यावहारिक नीति कही जा सकती है, क्योंकि इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का जो लक्ष्य था वो राष्ट्रों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था, लेकिन व्यवहार में बहुत से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन भी नहीं किया गया। और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहते थे हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब उनका झुकाव जो था वो साम्यवादी गुट की तरफ देखा गया। तीसरा है आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर। अगर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की एक और विफलता अगर कहें तो वो था उनका आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होना। ये राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से इतने अधिक कमज़ोर थे कि ये अपना खुद का ही संचालन नहीं कर पा रहे थे और कोई भी मदद जो थी उसके लिए ये दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर थे।
तो ऐसे में ये स्वतंत्र गुटनिरपेक्ष नीति का अवलंबन नहीं कर सके। नेक्स्ट है नेतागिरी की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति को राष्ट्रहित की नीति कहा गया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह राष्ट्रहित की नीति नहीं थी, बल्कि ये केवल और केवल नेतागिरी की नीति थी। यहाँ स्थिति यह थी कि मोर जो है वो नाचेगा, उसके पाँव कितने ही कमज़ोर हों, गंदे हों, लेकिन पंख फैलाकर नाच तो करना ही होगा। यहाँ पर वही स्थिति थी कि खुद कितने ही कमज़ोर स्थिति में थे, लेकिन दुनिया के मंच पर उनकी नेतागिरी दिखनी चाहिए। नेक्स्ट, मूल्य रहित दिशाहीन आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो मूल्य रहित आंदोलन कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा ही नहीं थी। अब इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत, श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र थे, तो नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया जैसे राजतंत्र राष्ट्र भी थे। वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट राष्ट्र, तो इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, घाना जैसे फौजी तानाशाही वाले राष्ट्र। तो ऐसे में जहाँ विचारधारा ही एक नहीं थी, तो वहाँ पर एक सही दिशा में चलने वाला आंदोलन कैसे हो सकता था। इनकी ये सारे के सारे दिशा से भटक चुके थे और ऐसे में एक सफल आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सके। अंतिम है सुरक्षा का साधन नहीं। गुटनिरपेक्षता की नीति जो थी वो किसी भी तरीके से सुरक्षा का साधन नहीं थी। युद्ध का समय हो या संकट का समय हो, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो थे वो अकेले पड़ जाते थे, और इसका उदाहरण हम 1962 के चीनी आक्रमण के समय देख सकते हैं। जबकि गुटनिरपेक्ष सदस्य होते हुए भी भारत की किसी भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के द्वारा मदद नहीं की गई। उस समय अमेरिका और ब्रिटेन ने आकर भारत की मदद की। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की विफलताएं उसकी सफलताओं से अधिक प्रभावी नज़र आती हैं, और यही कारण है कि इसकी आलोचना की गई। लेकिन अगर हम इसके भविष्य को देखें तो हम इसको अप्रासंगिक नहीं कह सकते। जैसा कि ये कहा गया कि 1945 से शुरू हुआ शीत युद्ध 1991 में आते आते समाप्त हो गया, और चूंकि यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था वो शीत युद्ध के दौरान हुआ था, तो अब शीत युद्ध ही समाप्त हो गया, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यह माना गया गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन करने वाले लोगों के द्वारा कि भले ही राजनीतिक दृष्टि से इस मंच का महत्व खत्म हो गया हो, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह मंच आज भी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इस मंच के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राष्ट्र जो कि अविकसित भी हैं, कई राष्ट्र विकासशील हैं, इन सबको एक मंच पर जोड़ने का प्रयास, इन सब की बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए एक मंच जो है उसकी आवश्यकता सदैव रहेगी, और इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन से महत्वपूर्ण और कोई मंच नहीं हो सकता। इसलिए इसकी प्रासंगिकता नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व शांति की, परमाणु अस्त्रों पर रोक की, निशस्त्रीकरण की, तो ऐसे में इस आंदोलन की प्रासंगिकता को समझा जा सकता है।